हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ चुके हैं। एक बार उस वीडियो को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा ताकि आज का टॉपिक और आपको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन। जब हम प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं तो इसमें बताते हैं कि हम लोगों के पास जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु पे और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पे जुड़ा हुआ होता है। तब यह जो क्रम होता है प्रतिरोधों के संयोजन का उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या बताया जा रहा है आप लोगों को? बताया ये जा रहा है कि जितने भी हमारे पास प्रतिरोध होते हैं उन सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु पर और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ होता है, तो प्रतिरोधों का यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे देखिए बोर्ड पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध है ये R1, दूसरा प्रतिरोध है ये R2 और ये तीसरा प्रतिरोध है हमारा R3। इन तीनों का जो एक सिरा है वह किसी एक बिंदु पर जोड़ दिया जाए। तीनों का एक सिरा यहां पर हम जोड़ दिए, इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए। फिर इनका जो दूसरा सिरा है इस दूसरे सिरे को हम किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं और इस सिरे का नाम दे देते हैं बी। तो यदि इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं प्रतिरोधों को तो इसे हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन में यदि प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद से जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उस तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या व्यंजक मिलेगा, क्या सूत्र मिलेगा, उसके निगमन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। हम मान लें कि हमारे जो तीनों प्रतिरोध हैं R1, R2 और ये R3, ये तीनों के तीनों जोड़े गए हैं समांतर क्रम में और इसको हम जोड़ देते हैं किसी बैटरी से। ये हमारी एक बैटरी है, इस बैटरी से इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। क्या मानेंगे हम मानेंगे कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोधों के संयोजन का एक सिरा बैटरी के धन सिरे से और प्रतिरोधों के संयोजन का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। यदि बैटरी से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा आई हो, धारा कितना प्रवाहित हो रही है, आई। जब यह धारा बिंदु ए पर पहुंचेगी तो इस धारा के प्रवाहित होने के लिए तीन मार्ग उपलब्ध हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला मार्ग होगा यानी जो पहले प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी उसको I1 मान लेते हैं। दूसरे प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी उसे I2 मान लेते हैं और तीसरे प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी उसे हम लोग I3 मान लेते हैं। फिर ये सभी धाराएं आकर बिंदु बी पर मिल जाएंगी और बिंदु बी पर मिलने के बाद से पुनः हमको I धारा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। फिर मान लेते हैं कि जो बिंदु ए है इस बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का जो विभवांतर है वो भी है। कितना माना गया कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर कितना है, भी है। फिर से एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या माना गया है। तो हमने ये माना है कि हमारे पास तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3। इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है जिसका एक सिरा बिंदु ए पर दूसरा सिरा बिंदु बी पर जुड़ा हुआ है। सिरा ए को बैटरी के धन सिरे से और सिरा बी को बैटरी के ऋण सिरे से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। बैटरी से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, आई है। जब यह धारा बिंदु ए पर पहुंचेगी तो इस धारा के प्रवाहित होने के तीन मार्ग हो जाएंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यह धारा तीनों प्रतिरोधों से होकर प्रवाहित होगी। तो जब तीनों प्रतिरोधों से होकर प्रवाहित होगी तो हमने क्या माना कि पहले प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 है, दूसरे प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 है और तीसरे प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I3 है। तो अब हम लोग लगाते हैं ओम का नियम। तो ओम के नियम की बात करें, ओम के नियम से, ओम के नियम से पहले प्रतिरोध की बात करें,
पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, तो ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू कितना, आई आर, ये ओम का नियम है। अब यहां से हम क्या करते हैं, आई का मान निकाल लेते हैं। जब आई का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू V अपान आर। अब पहला जो प्रतिरोध है, इस पहले प्रतिरोध में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I1, ये हो जाएगा I1। आज चूंकि सभी प्रतिरोध बिंदु ए और बी के बीच में ही जुड़ा हुआ है, इसलिए विभवांतर कितना रहेगा, V ही रह जाएगा, ये हो गया V। अब पहले प्रतिरोध का मान कितना है, R1, ये हो गया R1 और समीकरण नंबर 1। क्या किया गया है, फिर से एक बार देख लेंगे कि हम लोग लगा रहे हैं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है पहले प्रतिरोध के लिए, तो ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर। यहाँ से आई का मान निकाल लीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आर हो जाएगा। क्योंकि जो प्रतिरोध R1 है उसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I1, ये I1 हो गया। V तो हमारा V ही रह जाएगा, और प्रतिरोध R1 का मान कितना है, R1 है, तो ये समीकरण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग दूसरे के लिए और तीसरे के लिए काम करते हैं। दूसरे प्रतिरोध के लिए ठीक इसी प्रकार, दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए, तो दूसरे प्रतिरोध में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I2, ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू V तो वही रह जाएगा, V ही रह जाएगा, और प्रतिरोध का मान कितना है, R2, ये हो जाएगा R2 समीकरण नंबर 2। अब आते हैं तीसरे प्रतिरोध के लिए। तीसरे, या ऐसे लिख लेंगे तृतीय प्रतिरोध के लिए, तृतीय प्रतिरोध के लिए, तृतीय प्रतिरोध के लिए फिर वही बात कि ओम के नियम से क्या लगाएंगे, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, धारा कितना प्रवाहित हो रहा है तीसरे वाले में, I3, ये हो जाएगा I3, ये हो जाएगा V, और प्रतिरोध का मान कितना है, R3, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना, 3। तो अब तक हम लोग क्या किए कि प्रतिरोध पहले वाले में, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में, तीनों प्रतिरोधों में ओम का नियम लगाए V इक्वल टू आई आर, और यहां से हम लोग ये प्राप्त कर लिए कि I1, I2 और I3 का मान कितना हुआ पहले, दूसरे और तीसरे प्रतिरोध के लिए। अब क्या करते हैं कि तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन समीकरण 3, तीनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर जो LHS होगा उसको एक साइड में और RHS को एक साइड में। तो यहाँ पर दिया गया है I1, फिर दूसरे में क्या निकला है I2, फिर तीसरे में क्या आया है I3। तो I1, I2 और I3 एक साइड में जुड़ जाएगा। दूसरे साइड में क्या है, तो ये है V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। हम देख रहे हैं इन तीनों में V कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम फिगर से देखें तो ये जो धारा I है, यही धारा I आगे चलकर I1, I2 और I3 में विभाजित हो जा रहा है, और पुनः यह धारा बिंदु B पर मिल जा रहा है, और मिलने के बाद से कितना हो जा रहा है I1। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना है, I है, तो इसके जगह पर हम लोग I लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V को पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाएगा I अपान V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
पुनः ओम का नियम लगाते हैं। यदि हम ये मान लें कि जो हमारा परिपथ बना है उस परिपथ का जो तुल्य विभवांतर है, सॉरी तुल्य प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध यदि आर है, क्या कहा जा रहा है कि जो ये परिपथ बना है इस परिपथ का यदि तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए, आर हो जाए। तो जब आर हो जाएगा तो ओम का नियम लगाते हैं कि यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आर हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू होता है आई आर। अब यहां से निकाल लेते हैं आर का मान। तो आर का मान निकालेंगे तो ये आर बराबर हो जाएगा V अपान आई। चूंकि हमारे पास आई अपान V है और यहाँ क्या मिल रहा है, V अपान आई, तो इसको बटा एक कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू आई अपान V। दोनों को उलट दिया गया, यानी ये r/1 था तो हमने क्या लिखा 1/r, तो ये क्या हो जाएगा आई अपान V हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि इस वाले फार्मूले में हमारे पास आई अपान V प्राप्त है और आई अपान V का मान कितना है, r है। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और इस तरीके से ये हमारा तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला प्राप्त हो गया कि जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने पर पूरे परिपथ के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आता है, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 आता है। ठीक है, एक बार इसको पुनः हम दोहरा दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या आता है। तो पहले तो ये समझ लें कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो यदि जितने प्रतिरोध हमारे पास हैं तो सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु पे और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए, तब यह जो संयोजन होता है उसे हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। हमने क्या माना कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 क्रमशः समांतर क्रम में क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। यदि इसका एक सिरा जो बिंदु ए पर जुड़ा है उसे बैटरी के धन सिरे से और दूसरा सिरा जो बिंदु बी पर जुड़ा है उसे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए, तब इस बैटरी से आई धारा प्रवाहित हो और वो आई धारा जब बिंदु ए पर पहुंचेगी तो प्रतिरोध R1 में जो प्रवाहित धारा होगी वो I1, R2 में I2 और R3 में I3 होगी। तब हम निकालेंगे कि ओम के नियम से पहले प्रतिरोध के लिए I1 का मान कितना आएगा। तो ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर। यहाँ से I का मान निकाल लीजिए तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो I1 का मान कितना हो जाएगा, V अपान R1। ठीक है, ऐसे दूसरे के निकाल लेंगे I2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, V अपान R2 निकल जाएगा। ऐसे तीसरे के निकाल लेंगे कि I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो आपके पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। फिर मान लिया जाए कि जो बैटरी में प्रवाहित धारा है, बैटरी से प्रवाहित धारा है या इस पूरे परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो तुल्य धारा I हो। या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर I1, I2 और I3 फिर आगे मिलकर I प्राप्त हो जा रहे हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, I आएगी। इस जगह पर हमने I रख दिया, फिर वो जैसे था ये वैसे रख दिया गया। V को इधर बुला लिया गया पक्षांतर करके, तो I अपान V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या हो गया, R3। यदि मान लिया जाए कि पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R है, जब पूरे परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R होगा तो ओम का नियम पुनः लगा देते हैं। तो पुनः ओम के नियम से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। यहाँ से R का मान निकालिए तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान I बटा एक कर लिया गया। दोनों को उलट देते हैं, तो उलाटेंगे तो ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू I अपान V हो जाएगा। अब I अपान V यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है, देख लीजिए।
तो आई अपन वी की वैल्यू हम लोग कितना प्राप्त किए हैं 1/r, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/r लिख देंगे। तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस तरीके से प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोधों का फार्मूला हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।